कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज का ये वीडियो आपका जो 20 मार्च 2024 को जो आपके विज्ञान का पेपर हुआ था, 20 मार्च 2024 को जो आपके साइंस का पेपर हुआ था, उसके साइंस की जो आंसर की इस वीडियो में हम देखने वाले सभी क्वेश्चन की, एक से लगाकर आपके जो 22 तक के जो क्वेश्चन है, उन सभी 22 ही क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपकी जो सभी 80 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, 80 में से 80 नंबर का जो सॉल्यूशन आपके इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके जो 80 में से कितने नंबर हो रहे हैं। मैंने लगभग आपके जो सामाजिक का पेपर हुआ था उसके बाद में यहाँ पर लगभग 7-8 वीडियो अपलोड किए, कुल 7-8 वीडियो अपलोड किए। और उस 7-8 वीडियो में से मुझे खुशी की बात है कि यहाँ पर जो आपके 67 नंबर के जो क्वेश्चन है, उन 7-8 जो आपके वीडियो मैंने अपलोड किए थे, उन वीडियो में से आपके जो ये वाले सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे 67 नंबर के क्वेश्चन आपको इन वीडियो में से मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो देखे हैं तो आपको निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिला होगा। कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कमेंट बॉक्स में आके कि आप तो हमें जो वो रियल पेपर दीजिए। रियल पेपर मतलब जो आज जैसे 20 मार्च 2024 को आपको जो सुबह 8:30 बजे मिला ये पेपर आप मुझे परीक्षा से पहले ला के दीजिए। तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप इस भरोसे रहेंगे कि आपको कोई रियल पेपर ला के देगा तो आप जो फेल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस भरोसे ना रहे कि आपको कोई रियल पेपर ला के देगा या फिर आपको यूट्यूब पे कोई रियल पेपर करवाएगा। रियल पेपर कोई नहीं करवाता है। जो भी होता है वो केवल आपकी एक अपना जो एक अनुमान होता है, उसके आधार पर जो मॉडल पेपर अपलोड किए जाते हैं और उनका सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो मैंने भी आपको इसी प्रकार से यहाँ पर जो वीडियो अपलोड किए थे 7-8 वीडियो, और वो 7-8 वीडियो अभी भी आपके यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और इन प्रश्नों को आप वहाँ से भी आपको यहाँ पे जो सारे अभी भी उपलब्ध हैं। तो ये आप रियल पेपर के चक्कर में रहेंगे तो आपका जो गणित का पेपर होगा उसमें आप फेल हो जाएंगे। और विशेष तौर पर अब मैं आपके जैसे मैंने आपके विज्ञान के ये पेपर बनाए थे, इसी प्रकार से आपके गणित के लिए आने वाले आपका जो 6 या 7 दिन होगा, ठीक है, 6 दिन, कम से कम 6 दिन हम यहाँ पे तैयारी करेंगे आपके गणित के लिए। और आप में से जो गणित के लिए यहाँ पे 6 दिन में जो भी यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनको देख लेगा। तो मेरी गारंटी आप जो 80 में से अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप 80 में से जो 60 से 70 नंबर है जो आप आराम से लाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा उन वीडियोज़ को आपको अच्छे से देखना है और इन सवालों को अच्छे से सोल्व करना है। मान लो आपको गणित में पास होने का भी डर है कि मैं तो फेल हो जाऊँगा, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो मैं आपको बताऊँ वो सवाल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आपका जो गणित का जो पेपर है बहुत ही शानदार होगा। मेरी गारंटी है आपको, क्योंकि कम से कम मेरे को भी जो 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए 10वीं क्लास को, और कई सारे ऐसे विद्यार्थियों को मैंने पास करवाए हैं जिनको जो जोड़ बाकी गुणा भाग तक नहीं आता था। यानी कि आपको जो पास होने में इतना कोई बड़ा काम नहीं है, आप आराम से जो पास हो सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जो क्वेश्चन आपको जो रिपीट होते हैं बार बार, उन प्रश्नों को बढ़िया जो अच्छे से तैयार कर लेना है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे गणित के भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो उन सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो जिनको भी रियल पेपर की ज़रूरत होती है तो वो कृपया करके अपना वीडियो ना देखें, क्योंकि रियल पेपर मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करता हूँ। मैं आपके केवल जो भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो परीक्षा में आने लायक होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, ताकि आपके जो अच्छे स्कोर यहाँ पे प्राप्त हो सकें। अगर आपने ये 6-7 वीडियो देखे हैं और आपको फ़ायदा मिला है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, हमने इनमें से वीडियो देखे थे और इनमें से जो क्वेश्चन आपने पूछे थे उनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका जो विज्ञान का पेपर हुआ था 20 मार्च 2024 को, उसकी जो फुल आंसर की आपको विथ प्रूफ सहित सारे क्वेश्चन मैंने आपके कहाँ पे करवाए थे वो सारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 80 नंबर का पेपर था। आपके 80 में से कितने नंबर बनते हैं वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। पहला प्रश्न ये था जो कि मैंने आपको नहीं करवाया था, वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने कौन सा नहीं करवाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, ये इसमें आपके एक जो फेरस है, इसके आपके संतुलित समीकरण के बाद में इनके गुणांक की संख्या बतानी है। तो इसका जो उत्तर है आपके हो जाएगा इसमें 3। क्या होगा इसमें, इसका आंसर 3 हो जाएगा। और ये आपके परीक्षा में जो पहला पार्ट है वहाँ से पूछा गया है। इसके अलावा आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा ब्लूप्रिंट से हट कर है ना। जैसा ब्लूप्रिंट में बताया गया था वैसा पेपर आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं आया। तो थोड़ी सी तो ये आप मानते हैं कि हम भी मानते हैं कि ये वाली जो मिस्टेक बोर्ड के द्वारा की गई है, बच्चों के साथ में जो इस प्रकार से धोखा नहीं होना चाहिए। जैसा ब्लूप्रिंट में दिया गया था वे उसके अनुसार पेपर बनना चाहिए। बिल्कुल ही चेंज तो नहीं है, लेकिन कुछ जो परिवर्तन उसमें बोर्ड के द्वारा किया गया है इसमें, तो ये तो एक अलग बात है। तो हम देख लेते हैं कि ये पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है
कि दही में उपस्थित अम्ल कौन सा है, दही में उपस्थित अम्ल कौन सा है। तो जब मैंने आपको डायग्राम वाला वीडियो बनाया था कि डायग्राम वाले ये डायग्राम इंपॉर्टेंट वो आपको तैयार कर लेना है, तो मैंने आपको जो आपके दूसरे पार्ट में अम्ल क्षार और लवण वाले पार्ट में वो जो टेबल बना रखी है अम्ल क्षार और वो अम्लों के बारे में, वो मैंने टेबल आपको पूरी याद करवाई थी कि जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो टमाटर में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। मेथेनोइक अम्ल ये चींटी के डंक में और नेटल के डंक में होता है, चींटी और नेटल के डंक में होता है। टार्ट्रिक अम्ल ये इमली में होता है, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, वो टार्ट्रिक अम्ल होता है। और खट्टे दूध में या फिर दही में, खट्टे दूध में या दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपके लैक्टिक अम्ल। अगर आपने इसमें उत्तर लैक्टिक अम्ल किया है तो आपका जो 1 नंबर वो पक्का बिल्कुल यहाँ से मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है और वहीं से आपकी जो ये क्वेश्चन बना है, क्योंकि वो सारणी मैंने आपको हर जब भी ये अम्ल का जिक्र आता है वहाँ पर मैंने इसको अच्छे प्रकार से आपको समझाया है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो ये मैंने आपको बताया था कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, कि इसमें उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो 2 बताए थे मैंने, एक तो आपको चांदी बताई थी, ठीक है, चांदी, और दूसरा बताया था आपको कॉपर। चांदी, कॉपर ये उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, सर्वोत्तम चालक होते हैं ये। और इसके साथ में 2 और बताए थे, लेड और मरकरी, ये उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के ये कुचालक होते हैं। ये सेम टू सेम आपके ऑप्शन उसमें आपको मिला है। तो लेड और मरकरी ये कुचालक होते हैं, जबकि कॉपर जो होता है वो विद्युत का ये उष्मा का जो अच्छा चालक माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कॉपर। ये क्वेश्चन जब मैंने आपको करवाया था तब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि जब चांदी ये विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है तो फिर जो बिजली के तार होते हैं वो चांदी के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, वो कॉपर के और एल्यूमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन याद आ गया होगा, मैंने ये क्वेश्चन उस समय आपको यहाँ पे बताया था। तो चांदी काफ़ी महंगी होती है कॉपर की तुलना में और एल्यूमिनियम की तुलना में, इसलिए जो चोरी का डर रहता है और इस कारण जो इसके जो तार हैं वो बिजली के तार वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर वो आपके क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अगर आपने इसका उत्तर कॉपर लिखा है तो बिल्कुल आपके 1 नंबर पक्का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीटोन की उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है। तो मैंने आपको जो मॉडल पेपर जारी किया था बोर्ड के द्वारा, मॉडल पेपर में आपके एक पहला प्रश्न पूछ रखा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्न में से 4 जो क्रियात्मक समूह के जो आपको नाम बताना है। तो इसमें आपके कीटोन का भी था, एल्कोहल का भी बताया था मैंने, कीटोन का, एल्कोहल का, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है, और ये जो CHO वाला है ये सब भी मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है। तो इसमें जो कीटोन का क्रियात्मक समूह है वो कौन सा हो जाएगा, आपके CO वाला हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके CO। और वो जो लैक्टिक अम्ल वाला वो मैंने करवा रखा है, ये बोर्ड के द्वारा जो आपका पहला मॉडल पेपर आया था उसमें ये दे रखा है। देखो इसका बोर्ड का जो पहला मॉडल पेपर था बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था कि दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके लैक्टिक अम्ल। ये आपको यहाँ पे बोर्ड के जो किताब है उसमें आपके जो मॉडल पेपर है उसमें आपके यहाँ पे दे रखा है। ये बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें आपकी ये 4 क्रियात्मक समूह के बारे में पूछा गया था, जिसमें से वापस आपके बोर्ड की परीक्षा में आई है कीटोन वाला। तो इसका जो उत्तर है आपके ये वाला हो जाएगा। और ये मैंने सबसे पहले आपके जिस दिन आपके सामाजिक का पेपर हुआ था उस दिन ये वीडियो मैंने अपलोड किया था और उसी में से ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ से वो आपको देखने को मिला है। तो अगर आप जो बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी कर रखे हैं उनको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मैथ्स में आपके केवल नंबर बदलेंगे, सवाल करने का तरीका वही रहता है। तो आपको सवाल करने का तरीका आना चाहिए, सवाल की जो संख्या बदल जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको बहुलक निकालना आना चाहिए, बहुलक के तो ढेरों सारे सवाल होते हैं। अब सारे सवाल चाहे आप करें ना करें लेकिन बहुलक निकालने का तरीका आपको आता है तो आप जो कोई सा भी सवाल दे देंगे तो आप बहुलक आराम से कर पाएंगे। किसी भी समांतर श्रेणी का आपको 10वां पद ज्ञात करना है तो nवां पद लगा के आपको 10वां पद निकालना आना चाहिए। अब चाहे वो 10वां पद की जगह पे तुम्हें 11वां पद पूछ ले तो भी करने का तरीका वही है। इसलिए गणित में तो आप जो और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे अगर आप तरीकों को समझ लेंगे। तो सवालों को रटना नहीं है, तरीकों को समझना है। और मैं आपके लिए अब आपकी जो आगे 6-7 दिन का जो समय है ये आपके उसमें यही काम करूंगा कि आपके जो अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त हो, ताकि जो आपकी जो बोर्ड परीक्षा में आपका जो स्कोर है जो आपकी कमी रहेगी, मान लो साइंस में आप इतने अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो उसकी पूर्ति आप गणित में कर पाए। और गणित एक अच्छा स्कोरिंग विषय है। अगर आपको डर लगता है तो उसको आप अच्छे से समझेंगे और सवालों को अगर आप अच्छे से खुद करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार इसमें मज़ा आने वाला है। और चैनल के साथ बने रहें, यहाँ पर आपके जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनको आप अच्छे से देख लेना, काफ़ी उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला प्रश्न फिर आपके ये 5वां क्वेश्चन है ये कि मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित है, ये आपके परिसंचरण से संबंधित हैं। ये मैंने आपको 2022 वाला जो पेपर करवाया था, ठीक है, वहाँ से ये प्रश्न पूछा हुआ है।
ये 2022 का पहला ही क्वेश्चन था वहाँ पे, और ये वहीं से क्वेश्चन है जो आपको हूबहू उठा के दिया है। आइए उसको भी देख लेते। तो देखो ये मैंने 2022 का पेपर आपको सोल्व करवाया था, इसलिए मैंने आपको बोर्ड के जो पुराने पेपर है वो सोल्व करवाए थे, ताकि आप जो कोई सा भी प्रश्न आपके रिपीट हो जाए तो वो आपके गलत ना हो। तो जिन्होंने वो पेपर देखे हैं, जो वीडियो देखे हैं, तो उनको आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। और जिन्होंने वीडियो पूरे नहीं देखे, जो शुरुआत में रियल पेपर के चक्कर में घूम रहे, उनको कभी रियल पेपर मिलेगा नहीं। रियल पेपर सीधा मिलेगा आपको परीक्षा में। अब आपको 27 तारीख को 8:30 बजे रियल पेपर मिल जाएगा गणित का, टेंशन ना ले। उससे पहले आपको जो अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके रियल पेपर को आप अच्छे से रियलाइज़ कर पाओगे। बाकी वहाँ पर फिर जो ऊपर नीचे देखते फिरोगे और आपका जो पेपर वैसे ही छूट जाएगा, और फिर आप अगले साल इसी क्लास में वापस बैठे हुए मिलोगे। तो ऐसा ना हो, आपको जो अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि जो आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से आपको हो सके। तो कोई सा भी वीडियो देखिए, लेकिन उसको आप पूरा ज़रूर देखा करें, ताकि उसका पूरा फायदा आपको मिल सके। ये आपके 2022 का पहला क्वेश्चन था ये, कि मानव हृदय का एक तंत्र, एक भाग है जो कि किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। ठीक है। और फिर आपसे इसमें और क्वेश्चन पूछा था, ये थायरोक्सिन हार्मोन वाला है इसमें एक तो, ठीक है, गलगन गेंगा रोग, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये 2 बार पूछा आपके पेपर में, कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मेडुला। ये अबसदम, इसमें एक तो आपके 1 लाइनर में पूछा था, और एक पीछे आपके 2 नंबर में भी पूछा हुआ है, 3 नंबर में। तो 4 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। ये एक ही क्वेश्चन आपके 4 नंबर में बन रहा है। और ये क्वेश्चन मैंने जब आपको करवाया था, तो ये करवाया था कि अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जैसे रक्तदाब हो गया, एक तो आपके रक्तदाब है, एक आपके वमन है, उल्टी हो रही है, या मुंह में लार आना है, मुंह में लार आना। मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब मान लो आप परीक्षा देने जा रहे हैं और रास्ते में आपने गुलाब जामुन की दुकान देख ली, और फिर आपके अचानक मुंह में लार आ गई, तो वो आपकी इच्छा से नहीं आई, वो अनैच्छिक क्रिया है। तो उसको हम अनैच्छिक क्रिया में गिनते हैं, मुंह में लार आना। ये उदाहरण मैंने उस समय भी दिया था और वापस दे रहा हूँ, ये मुंह में लार आना ये आपकी अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर से ही मिला था। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं, जो आपकी परीक्षा में हूबहू आपको यहाँ से देखने को मिला है। एक द्रव अवस्था वाला पूछा था आपके, कि द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है, तो एक ये परावर्तन के नियम वाला, ये वाला देखो, ये वाला चित्र में बनाकर मैंने आपको बताया था कि मान लो ये समतल दर्पण है, और समतल दर्पण से आप जो 2 मीटर इधर दूर हैं, और तो आपका जो फोटो है वो 2 मीटर आपके दर्पण के पीछे बनेगा। तो आपके और दर्पण के बीच में आप टोटल दूरी कितनी होगी, 2 + 2 कितने हो जाएंगे, ये 4 मीटर दूरी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाया था, और आपके आज जो परीक्षा में ये हूबहू देखने को आपको मिला है। तो निश्चित रूप से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ताकि आप जो वहाँ पर इसको आराम से कर पाएँ। तो ये मैंने आपको जब ये परावर्तन का नियम बताया था, उस समय ये वाला जो आपको पूरा यहाँ पे चित्र बना के इसको समझाया था। और ये क्वेश्चन आपको हूबहू, अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो ये वाला जो वीडियो आपको देख लेना, ये एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, ठीक है, उस समय आपने देखा होगा इसको, तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिला। फिर आपके जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछा था कि एम्पियर, ये एसआई मात्रा बताना है, विद्युत का एसआई मात्रा, आवेश का एसआई मात्रा कूलाम है ये। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा को हम अमीटर में मापते हैं, और इसको किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जबकि जो ये इसका चित्र बना के भी समझाया था मैंने आपको, ये अमीटर में कैसे, श्रेणी क्रम में कैसे लगता है, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में कैसे लगाया जाता है। ये आपके बड़े क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन एक शब्द के हैं, लेकिन आपके निबंधात्मक में भी ये क्वेश्चन एक लाइन के एक नंबर में पूछ रखे हैं। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन आपके वापस आ जाए हैं। ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने उस दिन सॉल्व करवाया था, और ये कई क्वेश्चन आपके वापस है जो आपके निबंध आगे जो 3 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछा गया है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन आया था आपके, ये प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का जो अनुपात है वो लेंस का क्या कहलाता है, वो आवर्धन कहलाता है। ये मैंने आपको यहाँ पे करवा रखा है इसको, इसका उत्तर हो जाएगा आपके आवर्धन। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई h बराबर, इसको हम m से लिखते हैं, और ये विमाहीन राशि होती है। तो आपका ये भी वाला क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। ये क्वेश्चन सेम आपके जो 2022 के पेपर से उठा के दिया है कि 4 ओम का एक प्रतिरोधक है, 10 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो आपके इसमें कितनी उष्मा की मात्रा होगी। तो आपके पेपर में 4 की जगह पे 3 दे रखा है, तो कुछ नहीं, इसका जो सूत्र है वो आपको पता होगा, तो इसका जो इस सवाल को भी आप कर पाएंगे। तो 2 नंबर का सवाल था ये, और ये मैंने आपको वहाँ पे सोल्व करवा रखा है। तो देख लेना, ये सेम टू सेम 2022 के पेपर से उठा के इसको दिया है। केवल 4 की जगह पे यहाँ पे 3 किया है, बाकी ये 10 हैं, ये 2 सेकंड है, वो वैसे वैसे आपके। ये क्वेश्चन आया था प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली तीनों घटनाओं को समझाइए। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है। ऑक्सीकरण की परिभाषा पूछी, अपचयन की परिभाषा पूछी, तो ये वाला क्वेश्चन आप इसमें से देख सकते।
तो ये पुराना पेपर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जो गणित का पेपर होगा उसमें भी आप पुराने पेपर को अच्छे से सोल्व करेंगे, और मैं आपके सभी पुराने पेपर को आपके 2010 से लगाकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो आपके हुबहू वहाँ से उठा के दिया गया है 2022 के पेपर से, पहला क्वेश्चन है ये। पर्णहरित छिद्रों को खुलने और बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो ये द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके द्वार कोशिकाएं। नेक्स्ट है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों की वृद्धि को प्रेरित करती है? तो इसको वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, और ये इसको मोचक ग्रंथि भी कहा जाता है, मोचक हार्मोन। तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, और ये इस ग्रंथि के बारे में मैंने आपकी खूब चर्चा की कि ये मटर के दाने की जैसी होती है, मस्तिष्क के पास में होती है। अगर ये कम हार्मोन स्रावित करेगी तो व्यक्ति जो किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है, और ज़्यादा हार्मोन स्रावित करती है वो भीम का इसका शरीर जो बड़ा हो जाता है। तो ये इसकी जो चर्चा आपको उस समय आपके की थी। इसका उत्तर हो जाएगा आपके पीयूष ग्रंथि, ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। नेक्स्ट है, एक पुष्प में पुंकेसर और अस्थि कैंसर दोनों उपस्थित होते हैं, उस पुष्प को क्या कहते हैं? इसको उभयलिंगी कहते हैं, या द्विलिंगी भी इसको कहा जाता है। उभयलिंगी या इसको द्विलिंगी भी कहते हैं। तो इसमें आपके ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण दीजिए, किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी थी। तो उसमें या तो पुंकेसर होता था या फिर स्त्री केसर, दोनों में से एक होता था। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे आपके पपीता हो गया, इसके अलावा आपके तरबूज हो गया, पपीता तरबूज, ये आपके एक लिंगी पुष्पी के उदाहरण हैं। और उभयलिंगी पुष्पी में आपके दोनों उसके अंदर उपस्थित होते हैं, पुंकेसर और स्त्री कैंसर दोनों ही उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी ये अगला क्वेश्चन आ गया, पुरुष में लिंग गुणसूत्र के बारे में बताना है। तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र है वो तो आपको जब मैंने ये करवाया था कि इसका लिंग निर्धारण वाला, तो कई बार मैंने आपको समझाया था कि XX ये मादा का होता है, XX मादा का होता है, और XY ये नर का होता है, इनकी पिता का होता है XY। फिर इनका लिंग जो गुणसूत्र है लिंग निर्धारण करके भी आपको बताया था ये वाला, कि यहाँ से X होगा तो यहाँ से X, यहाँ से X होगा तो यहाँ से Y, XX XY XX XY, या आपके लड़का होगा लड़की होगी। ये वाला जो मैंने आपको डायग्राम बताया था उस समय ये वाली सारी चीज़ें आपको बताई थी कि कितने गुणसूत्र होते हैं, कौन से लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, कौन से अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। तो ये सारे आपको वहाँ पे उस समय बताया था। तो नर में क्या होता है? XY होता है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आराम से इसको कर पाएंगे। ये देखो क्वेश्चन, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके बीच की प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो ये मैंने आपको उस समय बताया था कि ये मान लो 2 मीटर इधर है और 2 मीटर इधर होगा, तो वो 4 मीटर था। लेकिन अब आपके 2 मीटर की जगह पे कितना दे दिया इन्होंने? 3 मीटर दे दिए हैं बस। तो ये डबल हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी होगी आपके डबल, इनकी 3 की डबल कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम 6 मीटर। ठीक है, जिन्होंने भी 6 लिखा है बिल्कुल उसका जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना में साइन I बराबर A है और साइन R बराबर B है, तो अपवर्तनांक क्या होगा? ये तो मैंने आपको कितनी बार करवाया था कि स्नेल का नियम जब भी आता है तो स्नेल के नियम में मैं आपको कहता हूँ कि अपतन कोण की जा साइन I और अपवर्तन कोण की जा साइन R, इनका जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है जिसको म्यू से लिखते हैं, और इसको अपवर्तनांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसकी कोई जो मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको साइन I की जगह पे A लिखना है और साइन R की जगह पे B लिखना है। तो A/B बराबर म्यू हो जाएगा। तो A/B बराबर म्यू आपके ऑप्शन नंबर सी में स में दे रखा है। तो जिन्होंने ये स वाला किया उनके 1 नंबर मिल जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, स्नेल का नियम पूछा था, बस साइन I ऊपर होता है, और ये भी बताया था कि I ऊपर आता है। ठीक है, I पहले आता है तो I ऊपर लिखेंगे, और R बाद में आता है तो R को बाद में लिखेंगे। तो आपके A पहले आ जाएगा और B बाद में आएगा। A/B इसका उत्तर होगा। A/B आपके सी वाला उत्तर में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय का कारण क्या है? यानी कि सूर्योदय से पहले आपको सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद में भी आपको सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। लेकिन आपके ये पूछे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता है? तो वो फिर प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। ठीक है, वो प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। लेकिन इसमें ये अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्योदय के बारे में पूछा है, तो इसका कारण होगा आपके वायुमंडलीय अपवर्तन। अगर आपने ये उत्तर दिया है तो बिल्कुल आपके 1 नंबर मिलेगा। किसी गुरुजी ने आपको मान लो प्रकिरण बताया तो फिर वो आपके गलत है। इसका उत्तर क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। नेक्स्ट है, इस समय आपको त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपको विचलन कोण बताना है। इसमें विचलन कोण बताना है, तो ये वाला जो कोण है वो आपके जो x है ये आपके विचलन कोण कहलाता है। ये तो आपके आपतन कोण हो जाएगा, ये अभिलंब है, और ये आपके आपतन कोण होगा।
ये आपके अपवर्तन कोण होगा, ठीक है। और ये जो कोण है वो आपका क्या कहलाएगा, इसको हम विचलन कोण कहेंगे। ये वाला कोण क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। ये जो अपवर्तन आपतन और इसमें कोण पूछा गया था विचलन कोण, ये आपके यहाँ से पूछा गया था। ये वाला चित्र आपके प्रिज्म के इसके अंदर आपको ये जो डी दे रखा है इसका आपको यहाँ पे एक्स दे के पूछा था। इस डी की जगह पे क्या पूछा इन्होंने, एक्स दे के इसको पूछा था। तो डी की जगह पे आपको क्या करना है, एक्स लिखना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, डी कौन सा है, ये डी वाला नाम आपको बताना है। तो डी वाला नाम क्या हो जाएगा, विचलन कोण हो जाएगा। तो ये विचलन कोण क्या हो जाएगा, इसमें डी है और अपने वहाँ पे एक्स है। बाकी ये आपतन किरण है, आपतित कोण है, आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण है, ठीक है। और ये ई जो है वो निर्गत कोण हो जाएगा और डी को हम कहेंगे विचलन कोण। और ये ए जो हो वो आपके प्रिज्म का कोण कहलाता है। ये प्रिज्म कोण के रूप में जाना जाता है। ये आपके प्रिज्म कोण है, यह वाला आपके विचलन कोण हो जाएगा। यहाँ पे आपके एक्स दे रखा है बस, बाकी और कोई अंतर है। तो इसमें आपने अगर x किया तो ये x वाला आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपके विचलन कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके है कि विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार जो अर्थिंग का तार होता है वो किसके लिए उपयोग में लिया जाता है, सुरक्षा उपाय के रूप में इसको उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दिखाता है, तो अंगूठा जो दिखाता है वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। तो अंगूठा जो दिखाता है वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है, जबकि जो अंगुलियाँ होती हैं, अंगुलियाँ आपके ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन दिखाता है, तो ये अंगुलियाँ दिखाती है, जबकि ये विद्युत धारा की दिशा को अंगूठा दिखाता है। ये आपके हो गए 15 MCQ। अब 15 में से आपके कितने MCQ सही हो रहे हैं, एक तो आप ये कमेंट करके बताना मेरे को भी कि 15 में से आपके कितने MCQ सही हुए हैं। फिर आपके दूसरे नंबर पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट में ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका उत्तर सही हो जाएगा। NO2 लिखा है, NO2 तो भी सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा तो भी सही है। HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र Cl ऋणायन लिखना था, इसमें Cl माइनस लिखा तो आपके, या क्लोरीन माइनस लिखा तो इसमें आपके सही हो जाएगा। ये आपके C3H8, इसमें आपको ये जो सहसंयोजक आबंध की संख्या बतानी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 10। अगर आपने इसमें 10 लिखा तो आपके ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट को रुधिर से किस विधि के द्वारा निकाला जाता है, तो ये अपवहन विधि, ये एक कृत्रिम विधि होती है जिसमें मैंने आपको बताया था कि मान लो किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसको रक्त को साफ करने के लिए रुधिर, तो उसको डायलिसिस पे रखा जाता है, ठीक है, अपवहन करवाया जाता है। इसका हिंदी में इसको अपवहन कहते हैं और इंग्लिश में इसको डायलिसिस कहा जाता है। तो ये डायलिसिस लिखा तो भी सही है और अपवहन लिखा है तो भी सही है। तो ये कृत्रिम वृक्क होता है जो नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अलग करने का कार्य करता है। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान तो कितनी बार करवा रखा है, ये सिनेप्स कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, इसको हम आवर्धन कहते हैं। कितनी बार आपको करवा रखा है, m बराबर H' होता है। ये कई बार ये आपको, अगर आपको विश्वास नहीं होता आप वीडियो देख लेना, वहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है उसमें आपको ये सारी चीज़ें करवा रखी हैं। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में उपयोगी लेंस कौन सा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है आपके दीर्घ दृष्टि दोष वाला लेंस उसको काम में दूर करने का कार्य करता है। देखो एक मैंने आपको शेखावटी मिशन 100 का जो एक बताया था, ये वाला मॉडल पेपर बताया था, उसमें से भी आपके कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। जैसे एक तो ये वाला बताया था कि गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो ये आपकी फोकस दूरी की ये डबल होती है और वक्रता त्रिज्या मान लो 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फिर इसकी जो फोकस दूरी है वो आधी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपके यहाँ पे 20 की जगह पे कितना पूछा है, 14 पूछा है। तो इसका उत्तर अगर आपके 7 आ रहा होगा तो वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपसे पूछा था इसमें ये पूछा था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो इसमें एम्पियर होता है और अमीटर से मापा जाता है। इसके अलावा आपके ये पूछा था, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा था प्रश्न ये वाला, इसमें आगे प्रश्न पूछ रखा है, गोली दर्पण वाला पूछा था और मैंने आपको इसके साथ में बताया था गोलीय लेंस वाला, कि अपने गोली दर्पण पहले आ रहा है तो प्लस हो जाएगा और ये बाद में आ रहा है तो बाकी वाला हो जाएगा। ऐसे करके मैंने आपको ये याद करवाया था। तो दर्पण में आपके प्लस होता है और लेंस में आपके माइनस होता है, बाकी और कोई अंतर इसमें होता नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ से आपके हूबहू आपको देख सकते हैं, सेम टू सेम आपके पूछा गया था। इस पेपर से ये मानव का जो नर जनन तंत्र है उसका भी चित्र आपसे पूछा था। तो मैंने आपको बताया था कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है, आपके 100% प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके हूबहू यहाँ से देखने को मिला है। फिर आपके प्रश्न आया था, ये वियोजन वाला तो था ही था इसमें, इसके अलावा आपके एक प्रश्न ये था
जिसमें आपके ये वाला प्रश्न बताया था, ये F2PD में प्राप्त समतुल्य के लक्षणों का आरेखीय विधि से इसको स्पष्ट करना है। ये भी हम करने वाले हैं, इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा आपके इसमें से क्वेश्चन बना है ये वाला, एक इसी का मैंने ये दूसरा पहला मॉडल पेपर करवाया था, जिसमें से ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला है। वैसे ये तो आपको याद होगा, लेकिन प्रश्न देखो बने हैं यहाँ से हूबहू मिल रहे हैं आपके यहाँ से कि इसका मध्य का जो खाली स्थान उसको सिनेप्स कहते हैं। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन करवाया था आपको, ये कमरे की ताप पर द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो होती है आपके पारा। वो क्या होती है, पारा होती है, मरकरी होती है। लेकिन अधातु के बारे में पूछे तो ये मैंने आपको इसी के साथ में करवाया था कि अधातु कौन सी होती है, अधातु होती है आपके ब्रोमीन। और ये सर्वोत्तम चालक चांदी होती है। और ये Pb और Hg ये आपके ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अमीटर को सदैव कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये भी आपको यहाँ पे करवा रखा है, और मैंने तो आपको कितनी बार इसको करवाया था। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायप्टर। फिर आपके एक पूछा था ये दीर्घ दृष्टि दोष वाला, तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदर्शी दोष कहते हैं। और उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर में ऊ में से इस प्रकार से आपको ये याद करवाया था कि दूर में ऊ आ रहा है तो उसमें उत्तल याद रखना, दूर ऊ, ऐसा उत्तल इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे सेम टू सेम। ये भी करवा रखा है, ये भी करवा रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, ये नाइट्रोजन वाला भी मैंने आपको यहाँ पे करवा रखा है। ये दीर्घदर्शी दोष वाला क्या है, उत्तल दल लेंस के रूप में इसको जाना जाता है। ये पिताजी वाला मैंने आपको याद करवाया था कि पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है, जो जिसमें दो धातुएं और मिलाई जाती हैं। तो इसको आपको मैंने पिताजी से याद करवाया था। पिताजी, पीतल जो है वो पिताजी से याद कर सकते हैं। पिताजी में कौन है, तांबा और जिंक है, तांबा और जिंक। तो उसमें एक तो तांबा है और दूसरी क्या हो जाएगी, ये पीता और जी हो जाएगी, जी यानी कि जिंक हो जाएगी, जिसको हम जस्ता कहते हैं। जिसने भी इसमें उत्तर जस्ता लिखा है, जिंक लिखा है या जेडेन लिखा है, एक नंबर आपके यहाँ से पक्का मिल जाएगा। द्रव, जिसमें आपको अधातु का नाम बताना है, तो इसका सल्फर है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसमें से आपके अधातु का नाम बताएं जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ब्रोमीन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले पूछा हुआ सवाल है ये कि कौन सी है जो अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपके ब्रोमीन सेम टू सेम, उसमें भी आयोडीन था, सल्फर था, ब्रोमीन था। और ये क्वेश्चन जो पुराने पेपर से उठा के दिया है। नेक्स्ट है, इसमें आपको नाम बताना था इसका, तो ये प्रोपाइन का सूत्र है। इसका सूत्र है ये प्रोपाइन का, ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है आपके यहाँ पे। इसका नहीं आइन आएगा, मेथ एथ प्रोप, इसमें आपके n बराबर 3 है और इसमें बॉन्ड भी आपके 3 है, ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध ये, तो इसमें आइन आएगा, तो प्रोप आइन आ जाएगा इसमें, प्रोपाइन। नेक्स्ट है, रेजिन और गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होती है, जाइलम में संचित होते हैं। और मैंने चित्र के बारे में बताया था कि आपके 20 नंबर के चित्र पूछे जाएंगे और 20 ही नंबर के आपके चित्र बने हैं। बड़े गजब की बात तो ये कि 20 नंबर की कहा था और 20 नंबर के चित्र आपके डायग्राम आए हैं। एक एक नंबर आप जो गिन लेना, आपके 20 नंबर के डायग्राम हो रहे हैं। अथवा वाले मत गिनना, अथवा वाले तो वही हो रहे हैं इसमें, अथवा वाले गिनोगे तो और ज़्यादा नंबर के हो जाएंगे। लेकिन 20 नंबर के डायग्राम आप आराम से इसमें से कर सकते थे, केवल डायग्राम बना के भी आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते थे। और डायग्राम का मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें से कई डायग्राम आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिले। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार, आना, वमन का नियंत्रण करना, ये इसको नियंत्रित करता है। तो ये अनैच्छिक क्रिया होती है, सारी अनैच्छिक क्रियाओं को जो आपके पश्च मस्तिष्क में जो आपका मेडुला होता है, वो मेडुला के द्वारा, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मेडुला। या पश्च मस्तिष्क लिखा है उसमें, तो भी इसका उत्तर आपके लगभग सही हो जाएगा। 2 जीवाणुजनित संक्रामक रोगों के आपको नाम बताना है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि 2 जो लैंगिक संचरित लोग हैं, जो लैंगिक संचारित रोग हैं, उनके आपको नाम बताया था गोनेरिया और सिफिलिस। और गोनेरिया और सिफिलिस दोनों ही आपके जीवाणुजनित रोग होते हैं। इसके साथ में मैंने आपको और बताया था उसमें तो कि ये एड्स भी होता है, लेकिन एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। ये वायरस के कारण होता है, ये जीवाणु के द्वारा होने वाले दोनों रोग हैं। फिर आपके ये मेंडल के लक्षणों की वंशागति के नियम में F2PD में प्राप्त पौधों में बोने पौधों का जो अनुपात है वो पूछा गया है या प्रतिशत पूछा है। तो अनुपात अगर आपने 3:1 लिखा है तो भी सही है, और इसका प्रतिशत अगर आपने 25% लिखा है तो भी आपके सही हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर आपके 25% या फिर 3:1 दोनों में से कोई एक लिखा है तो सही हो जाएगा। ये गोलीय लेंस के लिए बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दे रखी है। इसमें आपको संबंध बताना है, तो ये आपके लेंस सूत्र लिखना था। इसमें ये लेंस बाद में आता है, दर्पण पहले आता है और लेंस बाद में आता है। तो बाद में आता है तो बाकी लिखना था बस, a - v, a/v - a/u। आँख का कौन सा, ये नेत्र की कौन सा भाग पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके आइरिस। जो परितारिका होता है आइरिस, ये पुतली को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। पारितंत्र में उपभोक्ता, तो उपभोक्ता कौन होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं।
तो उपभोक्ता इसमें आपके कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो आप इसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी भी लिख सकते हैं। गाय है, कौवा है, कुत्ता है, या आप इसमें इनके उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। शेर लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखा है। अगर कोई जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों के अलावा आपने, अपघटक के अलावा आपने तीसरा नाम लिखा है, तो आपके जी बिल्कुल 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपके चौथा क्वेश्चन था ये, इसमें आपको Na2CO3 + 2HCl, इसमें NaCl बन रहा है, तो इसमें आपको इसका नाम लिखना था। तो एक तो ये X आपके NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और ये बनेगा आपके NaCl को नाम क्या है इसका, रासायनिक सूत्र नाम आपके सोडियम क्लोराइड है। तो साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड लिखा तो आपके ये 2 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। धातुएं विद्युत की कुछ सुचालक होती हैं। उपरोक्त कथन प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को आपको बताना था। तो धातुएं सुचालक होती है, ये वाला डायग्राम मैंने आपको वहाँ पे करवा रखा। जब मैंने आपको डायग्राम वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने लगवाया था कि ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि धातु विद्युत की सुचालक होती है, इसको एक डायग्राम के द्वारा आपको बताना है। जहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, एक बल्ब लगा हुआ है, बीच में आपको एक धातु का टुकड़ा रखना है जिसकी जाँच करनी है। तो अगर धातु का टुकड़ा रखेंगे तो ये बल्ब यहाँ से जल जाएगा और ये स्विच ऑन होगा, और इस प्रकार से ये वाला चित्र आपको उसमें बनाना था, और इसका आपको नंबर मिलेंगे 2 नंबर। केवल ये चित्र बनाना था इसमें, बस 2 नंबर का डायग्राम ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी ये कि जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने से कपड़ा साफ क्यों हो जाता है। तो ये मिसेल वाला जो आपको चित्र था वो वाला चित्र बना के इसको आसानी से इसको वर्णन। तो ये मैले कपड़े वाला जो प्रश्न है इसमें आपको ये वाला जो चित्र बना के इसको सरल करना था, हल करना था इसको। ये वाला जो डायग्राम बना के, ये कपड़े से मेल कैसे साफ होता है, ये मेल हटाने का जो साबुन का प्रभाव है, इसका वर्णन आपको ये वाला फोटो बना के इसको करना था। नेक्स्ट फिर आपके एथीन अणु का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्रित कीजिए। तो इसमें आपके 2 तो कार्बन है और 4 आपके इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो डायग्राम आपको इसमें बनाना था। तो आपने बनाई होगी ये एथीन की संरचना, आपकी जो किताब में दे रखी है, ये वाली संरचना आपको एथीन की बनानी थी। ठीक है, ये वाली संरचना आपने बनाई है तो आपके इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो संरचना है वो आपके एथीन की संरचना है। ये वाली बनाई है तो भी ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, और ये वाली बनाई तो भी आपके सही है। अगला प्रश्न फिर आपकी ये कि गर्भ निरोधन की 2 विधियों के नाम बताइए। तो लूप या कॉपर्टी होता है एक, तो एक निरोध है, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं इसमें शल्य चिकित्सा या नसबंदी के द्वारा भी जो गर्भ निरोधन कार्य किया जाता है। तो ये 3-4 जिसमें आपकी किताब में दे रखे हैं, उनमें से कोई आपको 2 यहाँ पे लिख के बताना था। तो लूप लिखा है, या फिर कॉपर्टी लिखा है, या निरोध लिखा है, या फिर आपने इसमें शल्य चिकित्सा द्वारा नसबंदी लिखी है तो भी आपके सही। केवल नसबंदी लिखी तो भी आपके उत्तर सही है, इसमें आपके ये मिल जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध लंबे शुद्ध बहुवर्णीय पौधे द्वारा F2 पीढ़ी तक लक्षणों की वंशागति को दिखाने वाला जो आपके रेखा चित्र उसको समझाना है। तो ये वाला इसमें आपके डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, मटर के प्रभावी और अप्रभावी शुद्ध बहुवर्णीय और शुद्ध लंबे का जो F2 पीढ़ी में संतति का जो रेखीय आरेख द्वारा इसको स्पष्ट करना है। तो ये वाला डायग्राम बना के इसको आपको समझाना था। ये वाला जो डायग्राम है आपको इसमें बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी ये 10 ओम एक प्रतिरोध में 3 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली में जो उष्मा का मान है वो आपको ज्ञात करना है। आपके ये 2022 में क्वेश्चन आया था, उसमें 3 एम्पीयर की जगह पे 4 एम्पीयर दे रखा है, बस केवल अंतर जितना सही है, बाकी पूरा क्वेश्चन वो का वही है। तो इसमें आपके जो उष्मा का सूत्र होता है कुंडली में उत्पन्न उष्मा, वो जूल के तापमान नियम से ये उष्मा हो जाएगी आपके I²RT। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके 3 का स्क्वायर 9 × 10 × 2। तो ये 9 दूनी 18, 18 को 10 से करेंगे तो 180 जूल इसका उत्तर होगा। ये वाला भी आपके 2022 के पेपर में आया था, उसमें आपके ये इस प्रकार से दे रखा था, ये वाला है। ठीक है, ये यहाँ पे 2 आपके श्रेणी क्रम में दे रखे थे, और फिर आपके जो दूसरा है इसके समांतर क्रम में इस प्रकार से दे रखा था ये। तो पहले इनको श्रेणी क्रम वाले को सोल्व करेंगे, फिर इसका जो उत्तर आएगा उसको समांतर क्रम से सोल्व करेंगे। लेकिन इसमें आपके 3 दे रखे हैं, पहले ये वाला श्रेणी क्रम है, फिर इसका और इसके साथ में समांतर क्रम है, जो यहाँ का एक हो जाएगा वो, और फिर ये वाला आपके श्रेणी क्रम में आएगा। तो पहले आपके श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, फिर श्रेणी क्रम में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इनका जो श्रेणी क्रम है वो देख लेते हैं। ये श्रेणी क्रम में तो R1 + R2 हो जाएगा, तो RS बराबर कितना हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में सीरीज में हो जाएगा S R1 + R2 यानी कि 3 + 3 = 6। इनका दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा आपके 6 आ जाएगा, 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये इसका 6 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे लिखते हैं, 1/R = 1/1 + 1/R2 लिखते हैं। इसको हमने R3 नाम दे दिया क्योंकि R1 और R2 पहले ले रखा है इसलिए। तो ये 1/Rp = 1/RS। ये जो है इनका, ये इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा श्रेणी वाला का, उसको हम RS लिखते हैं। और तो 1/RS ये कितना है, 6 आया, और ये R3 कितना है, 6 है। तो 1/6 + 1/6 बराबर हो जाएगा आपके, उदाहरण इसका लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 6 और 6 का एलसीएम 6 आएगा,
1 + 1 2 हो जाएंगे, 2/6 यानी कि इसका उत्तर आएगा आपके 1/3। 1/3 तो आरपी का मान कितना है इसमें 3, तो ये आपके जो समांतर क्रम में है उसका जो प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 3 आ जाएगा। अब ये इसका 3 आया, ठीक है, इन दोनों का जो उत्तर है वो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब ये वाला जो 3 है वो और ये वाला जो 3 है ये R4, ये दोनों वापस श्रेणी क्रम में है, तो ये R3 R4 और ये आपके जो कुल आया इसका ये समांतर क्रम वाला, तो ये आपके किस क्रम में आएगा, आपके श्रेणी क्रम में आएगा। तो इसको वापस सोल्व करना था। आरपी कितना है 3 ओम, तो आरपी और R4 ये श्रेणी क्रम में है, तो ये आप वापस श्रेणी क्रम लगाएंगे, RS बराबर R4 + RP, तो 3 + 3 = 6 ओम इसके उत्तर आ रहे हैं। तो इसका जो उत्तर आपने अगर 6 ओम लिखा है तो आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिर आपके 12वां क्वेश्चन है, किसी धारावाही परितंत्रिका के भीतर और उसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हुए एक चित्र बनाइए। 2 नंबर का चित्र पहले भी कई बार पूछा हुआ है और मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से इसको बताया भी था। तो उसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना था, किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को आपको जो क्षेत्र रेखाएं के रूप में बताना था, ये वाला डायग्राम बनाना था और इसके आपके 2 नंबर मिलेंगे। जिसने भी ये वाला डायग्राम बनाया है उसके 2 नंबर आपके आराम से यहाँ से मिलेंगे। फिर आपके इसी पार्ट का एक और चित्र आया है कि एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बताइए। एक छड़ चुंबक बनानी है और उसके दोनों ओर जो आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करना है, ये भी आपके केवल डायग्राम है 2 नंबर का। तो छड़ चुंबक में आपको ये वाला चित्र बनाना था। छड़ चुंबक में ये दे रखा सेकंड वाला, ये सेकंड वाला जो डायग्राम है वो आपको यहाँ से बनाना था। ये वाला छड़ चुंबक का आपको चारों ओर की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उसको दर्शाना था। ये 2 नंबर का चित्र देख सकते हैं आप, और ये अगर आपने बनाया तो 2 में से 2 नंबर आपको आराम से मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके ये कि कचरा निपटान की समस्या को कम करने के 2 तरीकों को समझाइए। तो एक तो अजैव निम्नीकृत पदार्थों को कम से कम उपयोग करना, जिसको हमें जो खत्म नहीं कर सकते उनको कम से कम उपयोग करना, जैसे प्लास्टिक वाले। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे प्लास्टिक का जो पुनर्चक्रण करना, उनका पुनर्चक्रण करके वापस उपयोग में लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आहार श्रृंखला का ये तो आपको एक इसमें डायग्राम बनाना था पोषक स्तर वाला, तो ये तो इसका पोषक स्तर का डायग्राम है, ठीक है। ये तो इसमें जो दे रखा है पोषक स्तर वाला, ये तो आपके डायग्राम है। ये वाला पोषक स्तर आपको बताना था, जिसमें आपको उत्पादक बताना था। फिर आपके उपभोक्ता है ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता, जिसमें आप शाकाहारी, मांसाहारी और द्वितीय मांसाहारी के रूप में इसको लिख सकते हैं। फिर इसमें आपको वर्णन करना था आपके उत्पादक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन आता है, द्वितीय उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं, तृतीय उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं, इनका नाम आपको यहाँ पे। 16वां क्वेश्चन आपका ये कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कितनी बार बताया था आपको कि जो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदला जाता है। इसका सूत्र CaSO4 ½ इसको हेमी सल्फेट या अर्ध हाइड्रेट भी इसको कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट या हेमी सल्फेट भी हाइड्रेट भी इसको कहा जाता है। तो ये आधा क्रिस्टलन जल अणु होता है। इसके बाद में आपको जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है, तो जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो वापस कठोर होने का कारण कि वो जिप्सम में बदल जाता है। इसका जो 1.5 अणु जल का होता है उस आधे अणु जल के साथ मिलकर ये वापस पूर्ण जिप्सम में बदल जाता है, वो कठोर हो जाता है। तो ये वापस जिप्सम के रूप में आ जाता है, इसलिए वो कठोर हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका उपयोग मूर्तियाँ बनाने में, सजावटी सामान में, खिलौने बनाने में, और जब पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो हड्डी को जोड़ने में, जो पैर कुश्ती रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखना आपको। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसको खाने का सोडा कहते हैं। इसमें H आ रहा है, इसलिए ये बाई है। तो मैंने आपको ये भी याद करवाया था कि H का मतलब ये बाई, यानी कि वो खाना बनाने वाली जो बाई होती है, ऐसे आप इसको याद कर लेना कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने का सोडा होता है। केक और मुलायम स्पंजी क्यों हो जाता है, केक मुलायम और स्पंजी क्यों हो जाता है, इसमें उपयुक्त समीकरण के देकर उसको समझाना है। तो जो केक होता है वो स्पंजी और मुलायम क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो ये लिखेंगे कि बेकिंग पाउडर बनाने में जो काम में लिया जाता है, ये एक तो बेकिंग सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और एक टार्ट्रिक अम्ल होता है। इन दोनों को एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण किया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल उसमें और मिलाया जाता है। इसको निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यही अभिक्रिया आपको लिखनी थी वहाँ पे कि ये आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें हम एक जो मिलाएंगे टार्ट्रिक अम्ल, ये वाला H किसी अम्ल से लेंगे इसको, जो कि टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो H आता है ये, और ये इसमें जो उत्पन्न होगा वो CO2 उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी इसमें, CO2, और इसमें जल उत्पन्न होता है और अम्ल का जो सोडियम लवण वो होता है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, इसी कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो पाव रोटी या केक जो होता है उसमें खमीर उठाया जाता है या फुलाया जाता है। तो इसके कारण ये मुलायम और स्पंजी होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके ये बना था।
अगला प्रश्न आपके ये अनैच्छिक क्रियाएं के कौन से भाग द्वारा नियंत्रित होती है, उदाहरण दीजिए। अब 3 नंबर का प्रश्न ये और 1 नंबर का आगे, 4 नंबर का प्रश्न आपके एक ही पेपर में सेम टू सेम हो गया। ठीक है, 4 नंबर का है, कितना 4 नंबर का। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं कौन भाग नियंत्रित करता है, मेडुला नियंत्रित करता है। और मेडुला नियंत्रित करता है, इसका उत्तर आपको वहाँ पे दे रखा है, रक्तचाप है, वमन है और लार का आना है, ये आपके उसमें उदाहरण भी दे रखा है। थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया होगा तो इसका उत्तर आपको वहाँ पे मिल गया है, सेम टू सेम इसका उत्तर आपको वहाँ पे दे रखा है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन अबसंत में भी है और यहाँ पे भी है, 1 नंबर का वो और 3 नंबर का ये, 4 नंबर पक्के हो रहे हैं। नेक्स्ट है इसका अथवा वाला क्या होगा आपने, तो ये अभी देख लेते हैं। वर्षण का हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन होता है। इसके 2 कार्य है, तो एक तो शुक्राणु का उत्पादन में नियंत्रण करता है, दूसरा है कि लड़कों में यौनावस्था में जो उसके लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और या फिर इसके अथवा में आया था मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना। तो मानव में जो नर जनन तंत्र है वो तो आपने ये शेखावटी मिश्रण में भी दे रखा है, तो आपने ये बना लिया होगा। मानव में या तो नर जनन तंत्र बनाया होगा या फिर इसका मादा जनन तंत्र बनाया होगा। ये आप शेखावटी मिशन 100 में देख सकते हैं, ये इसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों का नामांकित चित्र दे रखा है। तो दोनों में से कोई आपने एक बनाया होगा तो आपको जो आराम से नंबर वहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट आपके विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। और विद्युत विभवांतर के मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, इसके परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है। 1000 बार आपको क्वेश्चन में करवाया होगा ये कि इसको जो वोल्टमीटर में मापते हैं और ये समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इसका जो एसआई मात्रक है, इसमें विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और विद्युत विभवांतर क्या होता है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। फिर आपके ओम के नियम में विभवांतर और उसकी धारा के मध्य में ग्राफ खींचना था, तो ये वाला ग्राफ आपके इसमें बन रहा है। ठीक है, इधर आपकी धारा लिखनी है, इधर आपके विभवांतर लिखना है, फिर दोनों समानुपाती तो दोनों के बीचों बीच आपको लाइन खींचनी थी। तो ओम के नियम के लिए ये वी और आई में ग्राफ इस प्रकार से आपने ग्राफ बनाया होगा, ये तो ये आपकी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। अगर ये वी और आई में इस टाइप का ग्राफ बनाया है, एक तरफ धारा ले ली, एक तरफ आपने विभवांतर ले लिया, दोनों समानुपाती होते हैं। अगर आपने धारा ऊपर और विभवांतर नीचे लिया तो भी कोई बात नहीं, आपके सीधा ग्राफ ही बना होगा इसमें। तो ये सीधा ग्राफ अगर आपके बनता है तो फिर आपके उसमें नंबर आपके पूरे में से पूरे मिलेंगे। तो या तो आपने ये अथवा वाला किया होगा या फिर इसके नीचे वाला जो अथवा में दे रखा वो वाला आपने किया होगा कि विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए और इसका जो एसआई मात्रक है वो लिखिए। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, एसआई मात्रक होता है ओम। और विद्युत धारा मापन के जो यंत्र है उसका नाम क्या है, अमीटर है, इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, एम्पियर में मापी जाती है। ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ का चित्र बनाना है। तो ओम के नियम के लिए अध्ययन के लिए जो विद्युत परिपथ है ये वाला आपने बनाया होगा वहाँ पे, तो इसके नंबर आपको वहाँ पे मिलेंगे। जब मैंने आपको ये अमीटर और वोल्ट मीटर समझाया था तो ये वाला चित्र ही मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये ओम के नियम का अध्ययन के लिए जो विद्युत परिपथ बनाया जाता है वहाँ पर ये वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ते हैं और ये अमीटर किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये ओम के नियम का अध्ययन करने के लिए एक विद्युत परिपथ है। ये वाला डायग्राम अगर आपने बनाया है वहाँ पे तो इसके नंबर आपको पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। फिर आपकी परिभाषा पूछी थी कि इसमें विद्युत का जो प्रतिरोध है वो क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो किसी एक ये ओम के नियम में आता है ये कि किसी चालकता इस दिए गए धातु के लिए उसका ताप एक आर एक नियतांक होता है, तो जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने जो प्रवाहित होने वाले आवेश का प्रवाह का विरोध करता है, और इसका जो प्रतिरोध कहते हैं उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसको ग्रीक भाषा का जो साइमन है इसमें इस वाले ओम से इसको लिखा जाता है। तो साइमन ओम के नाम पर ही इसको जो ओम के रूप में इसको लिखा गया था। फिर आपके खंड द में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। ये C+O2, ये आपके CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये आपके संयोजन का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपके कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का, इसमें शब्द समीकरण दे रखा है, इसको संतुलित करके लिखना है। तो ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपके कॉपर और जल बनेगा, H2O बनेगा। कॉपर ऑक्साइड के अपचयन के प्रदर्शन करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। कॉपर ऑक्साइड के उपचयन के लिए प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। आपके चित्र और पूछा गया है 2 नंबर का। तो ये वाला डायग्राम आपको उसमें बनाना था कि कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन, ये वाला डायग्राम आपको उसमें बनाना था। इसका आपके 2 नंबर मिलेंगे। फिर इसके अथवा वाला क्वेश्चन था अपचयन को परिभाषित कीजिए। अपचयन जिसमें जो ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसको हम उपचयन कहते हैं। तो एक तो आपकी इसकी ये परिभाषा हो गई। सेकंड आपके आयरन और कॉपर सल्फेट की, ये आपकी जो विस्थापन अभिक्रिया है उसका आपको जो संतुलित समीकरण बनाना था। तो ये फेरस आयरन
और इसमें कॉपर सल्फेट। तो इसमें जो आयरन है वो इस कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो ये फेरस बाहर निकल जाएगा, फेरस इस कॉपर की जगह पे आ जाएगा और ये जो कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर इससे बाहर निकल जाता है। तो ये वाली जो शब्द समीकरण इसमें से आपको बना के बतानी थी। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की किलो को अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। फिर आपके 2 नंबर का चित्र यहाँ से पूछा गया है। तो ये वाला जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की किले, ये वाला डायग्राम बनाना था इसमें आपको। एक तो ये वाला डायग्राम, इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट और है, वो वाला डायग्राम भी आपको इसमें बनाना था। ये वाला प्रयोग से पहले और उसके बाद उपरांत कील और कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना, ये दोनों डायग्राम आपको इसमें बनाने थे और ये 2 नंबर के डायग्राम आपके यहाँ से पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए और एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का जो आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो ये तो नामांकित चित्र तो आपने बना लिया होगा, कई बार मैंने आपको बताया भी था कि पत्ती का तो नामांकित चित्र आपको अच्छे से बनना आना चाहिए। तो पत्ती का जो पुष्प है, ये पुष्प का जो अनुप्रस्थ काट है, इसका तो नामांकित चित्र आपको ये वाला बना लेना है। ये वाला चित्र आपने बनाया होगा तो उसके 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट फिर आपके पत्तियों के रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए और खुले और बंद रंध्र का जो नामांकित चित्र भी बनाइए। तो देखो इस प्रश्न में दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से उठा के दिए। देखो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में होने वाली मुख्य घटनाओं को, चारों ही घटनाओं का आपका वर्णन करना है। ये चारों ही घटना है ये, और ये रंध्र क्या है, पादपों में खुलने और रंध्र बंद होने की जो क्रियाविधि उसको समझाइए। तो इसका जो ये डायग्राम है और रंध्र, देखो इसमें जो खुलने और बंद होने का जो रंध्र का जो चित्र है वो भी यहाँ पे दे रखा है। तो हूबहू आपको यहाँ से उठा के दोनों क्वेश्चन दे दिए, यानी कि जो शेखावटी मिशन 100 है वहाँ से उठाकर दोनों चित्र, जो दोनों क्वेश्चन आपके लगातार, ये अथवा से ऊपर वाला है और ये अथवा के नीचे वाला है। इसमें अनुप्रस्थ काट का जो चित्र बनाना था पत्ती का, और इसमें आपके रंध्र के खुलने और बंद होने का चित्र बनाना था। अगला प्रश्न है आपके कि गोली दर्पण किसे कहते हैं और गोली दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। यदि एक लेंस की क्षमता प्लस में 4.0 है, ये आपको 2.0 तो मैंने बताई थी, उसके उत्तर आपके कितने आए थे, उसके उत्तर आए थे आपके, तो ये तो आपको मैंने करवाया था प्लस का 2.0 वाला था, तो उसकी जगह पे आपके 4.0 है बस। मतलब वो का वही सवाल, तो वो का वही है। लेंस की क्षमता होती है, उसको हम P बराबर 1/f से लिखते हैं, ये मीटर में होती है, ठीक है। फिर इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 4 डायप्टर, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 1/f, या f बराबर क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 0.25 मीटर। तो इसको लिखेंगे हम 0.25 मीटर को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0.25 को लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो आपके उत्तर 0.25 मीटर, तो उसको सेंटीमीटर में बदलना था, तो आपके 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। लेंस की गोली दर्पण की जो ध्रुव है उसको परिभाषित करना है और इसके गोली दर्पण की परिभाषा लिखनी है। तो गोली दर्पण की परिभाषा हम लिखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर आपको गोली दर्पण के ध्रुव की परिभाषा लिखनी है। तो गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है वो गोली दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और ये तो आपने कर ही दिया होगा, ये एक लेंस की जो क्षमता है वो ये वाला चित्र बना के सूत्र लगा के इसका जो उत्तर आपके जो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आया होगा। नेक्स्ट है लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं। अब ये आवर्धन वाला भी पहले आ रखा है कि लेंस का आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है वो आवर्धन कहलाता है, जो इसको हम m बराबर, इसको हम h बटा h के रूप में लिखते हैं। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और ये आपके बिंब की ऊंचाई होती है। फिर आपके लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो लेंस का जो गोली लेंस होता है उसके वक्रता केंद्र और उसकी जो ध्रुव को मिलाने वाले जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न आपके, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी को ज्ञात कीजिए। तो आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध याद होगा, r बराबर क्या होता है 2f होता है। आपको f ज्ञात करना है, तो r का मान कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 14 बराबर 2f, तो f का मान कितना आ जाएगा आपके, ये 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अगर आपके इसका उत्तर 7 सेंटीमीटर आया है तो आपको 2 नंबर इसमें से मिलेंगे। एक नंबर की ये परिभाषा थी और 2 नंबर का आपके ये सूत्र सवाल था। तो अगर आपने ये सूत्र लगा के सवाल किया है तो आपके 2 नंबर इसमें से मिल जाएंगे। तो ये आपका टोटल 1 से लगाकर 22 तक के प्रश्नों के उत्तर इसमें आपको दिए गए। उम्मीद करता हूँ आपके जो पेपर है बहुत ही शानदार रहा होगा और आपके आने वाला मैथ्स का पेपर है वो और भी इससे ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप जो लगातार यहाँ पे जो आपकी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनको आप ध्यान से देखेंगे और आप इन सवालों को अच्छे से करेंगे तो आपका जो पेपर बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा जो आपका मैथ्स का जो टेस्ट है वो आप दे देना, टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आपको पिन कमेंट करके मिल जाएगा और बाकी जो आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो है वो आपको ऊपर आई बटन में भी इसका जो लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा। आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो पेपर है वो आपको इसका जो वीडियो के लास्ट में आपको एंड बटन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।
तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आपके 80 में से कितना जो स्कोर हो रहा है वो आप कमेंट करके बताना। और क्या आपने वो 7-8 वीडियो देखे हैं जो मैं सोशल साइंस के पेपर के बाद में अपलोड किए हैं? अगर आपने देखे तो निश्चित रूप से उनमें से आपके कई सारे क्वेश्चन आज के पेपर में आपको देखने को मिले होंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपकी गणित के पेपर के लिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आने वाले 4-5 दिनों तक तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप लगातार वीडियोस को देखेंगे और उन सभी सवालों को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आप जो 80 में से आराम से जो 70-75 नंबर है आराम से ला सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।